जैसे मैं पागल हो रही हूँ। बाबा जी ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में उसके साथ कोई भी अनहोनी घट सकती है। उसी रात जब मैं सो रहा था तो एक आहट से मेरी नींद खुली। अंजलि? मैं अंजलि को ढूंढते हुए बाहर गया। अंजलि, कहाँ हो? जब वो मुझे हवेली में कहीं नहीं मिली तो मैंने बाकी सबको भी जगाया। मैं, प्रतीक भैया और हवेली के गार्ड्स सब लोग उसे ढूंढने निकले। काफ़ी वक्त बीत गया था लेकिन अंजलि का कुछ पता नहीं चला। कहीं उसने अपने आप को कुछ कर तो नहीं लिया? पीयूष तू डर मत, वो हमें जरूर मिल जाएगी। तभी मान सिंह ने हमें आवाज दी। कुंवर साहब इधर आइए, पुराने कुएं के पास। हम सभी भागते भागते वहां पहुंचे। एक नौकर उस कुएं में कूदा था। बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकल पाया, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ अंजलि भी थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। अंजलि, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसे देखते ही मैं समझ गया था कि वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। नहीं! अपने अतीत को याद कर पीयूष बेहद गमगीन हो गया था। निक्की को भी इस बात का अफसोस था। मुझे पीयूष के अतीत के जख्मों को नहीं कुरेदना चाहिए था। उसकी मौत के बाद मैं शादी नहीं करना चाहता था। मेरे परिवार ने मुझ पर बहुत दबाव डाला, फिर भी मैं तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब मैं गोवा आया और तुमसे मिला तो अपना दिल तुम पर हार बैठा और फिर तुमसे शादी करने का फैसला किया। मैं खुद अपने अतीत से लड़ रहा था। ऐसे में उसकी परछाई मैं हमारे रिश्ते पर नहीं पड़ने देना चाहता था। बस इसीलिए मैंने अंजलि का जिक्र भी तुमसे नहीं किया। लेकिन अब मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे माफ कर दो। नहीं पीयूष, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने बिना सोचे ये मान लिया कि तुम जानबूझकर मुझे अंधेरे में रख रहे हो, जबकि तुम मुझे ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। आई एम सॉरी पीयूष, मुझे आज अपनी सुहागरात पर इन बातों को नहीं उठाना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हारे जख्म हरे हो गए। कोई बात नहीं, कम से कम अब हमारे बीच में कोई राज नहीं है। अब हम एक खुशहाल जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, और देखना, हम दोनों ये अतीत बहुत पीछे छोड़ देंगे। हमारे रिश्ते को किसी की भी नजर नहीं लगेगी। दोनों नजदीक आने ही वाले थे कि तभी निक्की ने देखा कि कमरे के दरवाजे पर पीयूष की माँ खड़ी थी। पीयूष, पीयूष, तुम्हें पता है ना शादी के बाद के रस्मों के बारे में? फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी माँ, मैं बस जाने ही वाला था। जाते समय पीयूष ने निक्की को एक नजर देखना चाहा, लेकिन सुमित्रा की कड़ी निगरानी में उसकी वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई। सर झुकाए वो वहां से चला गया। पीयूष के जाने के बाद, बहू, गहलोत परिवार की बहू बनना तुम्हारा सौभाग्य है और हमें पता है कि परिवार का सुख तुम्हें पहली बार मिल रहा है। मम्मी जी, आपको कैसे? वो सब जानकर तुम क्या करोगी? बस इतना समझ लो कि हम जानते हैं कि तुम अनाथालय में पली बड़ी हो, लेकिन वह तुम्हारा अतीत था। अब तुम गहलोत परिवार की छोटी बहू हो और टिकमगढ़ की छोटी रानी। छोटी रानी होने के कारण तुम्हें यहाँ के कुछ रस्मों को पूरा करना होगा, जिन्हें किए बिना यह कुटुंब भी अधूरा माना जाएगा। इसलिए मेरे साथ चलो। सभी सुहागिनें तुम्हारा इंतजार कर रही है। आज तुम्हारी पहली रस्म है। लेकिन आज तो हमारी सुहागरात है ना? सुमित्रा ने निक्की की तरफ ऐसी सर्द निगाह से देखा कि उसका बदन सिहर गया। अपना गुस्सा नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हुए सुमित्रा बोली, बहू, एक बात समझ लो, इस घर में कुछ ऐसे नियम और कायदे हैं जो तुम्हें कुछ अजीब लगेंगे, लेकिन वक्त के साथ तुम सब समझ जाओगी। रही बात सुहागरात की, तो सभी रस्में ठीक तरह से संपूर्ण होने के बाद हम बहुत धूमधाम से तुम्हारे सुहागरात की तैयारी करेंगे। अगले अमावस तक पीयूष और तुम एक दूसरे से नहीं मिल सकते, समझ गई? निक्की ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। ये कैसा नियम है? पति पत्नी आपस में मिल भी नहीं सकते? अब तैयार होकर नीचे आ जाओ, हमें रस्में शुरू करनी है। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ।
पर मुझे पहले अपने दोस्तों से बात करनी है। मैंने उनसे यहाँ आकर एक बार भी बात नहीं की। मेरा फोन कहीं खो गया है। नहीं बहू, जब तक ये सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम बाहरी लोगों से बात नहीं कर सकती। एक बार सब कुछ सही तरह से संपूर्ण हो जाए, फिर जी भर के तुम अपने दोस्तों से बात करना। इतना कहकर सुमित्रा वहां से चली गई। अपनी सास की बातें सुन निक्की का मूड काफी बिगड़ चुका था। यार ये क्या नाटक लगा रखा है। इनकी तो रस्में ही खत्म नहीं हो रहे, ऊपर से मेरा फोन भी गायब है। निक्की जल्द ही तैयार होकर नीचे आ गई। उसने देखा कि सामने कुछ औरतें लाल जोड़े में हाथ में कलश लिए खड़ी है। निक्की ने देखा कि सुमित्रा भी एक कलश लिए वहां खड़ी थी। तभी एक बूढ़ी सी औरत उसके तरफ चल कर आई। चलो नई बहुरानी, पुश्तैनी हवेली के कुएं पर तुम्हारी पहली रस्म होगी। पुरानी हवेली का कुआं? कहीं ये वही कुआं तो नहीं जहाँ अंजलि की मौत हुई थी? उफ, कितना डरावना लग रहा है ये कुआं। मुझे तो अंजलि का सोचकर भी डर लग रहा है। ऊपर से ये अजीब सी रस्में। क्या सोच रही हो निकिता? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ये सोच रही हूँ कि ये सारी रस्में आखिर किस लिए करवाई जाती है। देखो बेटा, तुम्हें अब पिछली जिंदगी को पूरी तरह भूलकर अपना सब कुछ इस परिवार को समर्पित करना होगा। अब तुम जियोगी तो इस परिवार के लिए और मरोगी तो इस परिवार के लिए। यही इन रस्मों के पीछे की वजह है कि तुम अपने परिवार के लिए किस हद तक जा सकती हो। सुमित्रा की बातें निक्की को और परेशान कर रही थी। उसकी हालत बलि के बकरे की तरह हो गई थी। एक तरफ उसे अपने ससुराल वालों का दिल जीतना था, तो दूसरी ओर उसे डर था कि इन रस्मों से वो उसके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। तभी कुएं के पास खड़ी औरतों ने एक साथ कोई लोकगीत गाते हुए कुएं के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। इस गीत का क्या मतलब है मम्मी जी? ये कुआं जीवन की कठिनाइयां और अंधकार का प्रतीक है और यह कलश जीवन की उम्मीद और हमारे कर्म है। शादी के बाद हमारे घर की हर सुहागन को यह चांदी का कलश दिया जाता है। हम सब इसे बहुत सहज कर रखती है। तो आप मुझे यहाँ मेरा कलश देंगी? सुमित्रा मुस्कुराते हुए बोली, इसे पाना इतना आसान नहीं है बहू। इसके लिए तुम्हें पहले साबित करना होगा कि तुम अपनी गृहस्थी चलाने के लिए तैयार हो। कलश पाने के लिए मुझे क्या करना होगा मम्मी जी? मैं भी ये रस्म पूरी करना चाहती हूँ। तुम्हारा कलश इस कुएं में है, तुम्हें उसे कुएं से बाहर निकालना है। क्या? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मुझे गहरी और अंधेरी जगह से डर लगता है मम्मी जी। अरे इसमें डरने की क्या बात है निकिता, हम हैं तुम्हारे साथ। फिर हम सब ने भी ऐसे ही तो हमारा कलश पाया था। नहीं मम्मी जी, मुझसे नहीं होगा। अभी अभी तो तुमने कहा कि तुम कलश लेने के लिए तैयार हो, अब क्या हुआ? इतनी जल्दी हार मान ली? ये तुम क्या कह रही हो बहुरानी? रस्म को ऐसे बीच में नहीं छोड़ा जाता। लेकिन नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। हम सब तुमको प्रकाश दिखलाएंगे, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। नहीं, प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए। ये मैं कैसे मुश्किल में फंस गई। इन्हें कैसे समझाऊं कि मुझे पीयूष की पहली बीवी की मौत सोचकर घबराहट हो रही है। कहीं अगली बारी मेरी तो नहीं है। हम सब ने इस रस्म को किया है, तुम बेवजह ही डर रही हो। मैं कभी इतनी गहरी और अंधेरी जगह पर नहीं उतरी। मुझे तैरना भी नहीं आता, मैं डूब जाऊंगी। सारी औरतें निकिता को घेर कर कुएं के एकदम पास ले आई थी और निकिता को इसका एहसास भी नहीं हुआ था। इस दादी अम्मा को देखो, ये तो रोजाना दिन में 2 बार कुएं में उतर जाती है। तुम बेकार में डर रही हो। और पानी इतना ज्यादा गहरा भी नहीं है, चाहो तो खुद देख लो। तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी निकिता के पीठ पर 2 हाथ टकराए।
उफ, नहीं, बचाओ, हेल्प। पानी के अंदर निकिता बुरी तरह छटपटा रही थी। वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी। बचाओ, बचाओ। पानी के अंदर गिरे कलश को ढूंढो बहुरानी, फिर हम रस्सी नीचे फेंक देंगे। यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है और आप सबको कलश की पड़ी है। जल्दी रस्सी नीचे फेंकिए। तभी निकिता की नजर उस पानी पर पड़ी और उसके होश फाख्ता हो गए। ओह माय गॉड, ये तो खून है। इसका मतलब इस कुएं में पानी की जगह खून है। सहमी हुई निकिता पानी से बाहर आने के लिए लगातार हाथ पांव मार रही थी। तभी निकिता के हाथ वो कलश लग गया। जल्दी से रस्सी फेंकिए, मैंने कलश ढूंढ लिया है। निकिता के चिल्लाते ही तुरंत ही ऊपर से एक रस्सी नीचे की तरफ आई। निकिता ने बिना देरी किए वो रस्सी लपक कर पकड़ ली। आह, सभी औरतों ने मिलकर उसे कुएं से बाहर खींच लिया। घबराओ मत बहुरानी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। थोड़ी और देर होती तो उसकी जान भी जा सकती थी। वो बच्चों की तरह पिलक कर रो रही थी। अब क्यों रो रही हो बहुरानी? तुमने पहली रस्म पूरी कर ली है। यहाँ मैं मरते मरते बची हूँ और आप लोगों को रस्म की पड़ी है। ये किस तरह की रस्म थी? कुएं में पानी की जगह खून था। अब सब मिलकर मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। ये क्या बेहुदा बकवास कर रही हो तुम निकिता? पानी की जगह खून? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है मम्मी जी, और मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। अपनी हद में रहो निकिता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? और तुम सीधा सा काम करने में इतना आनाकानी कर रही हो? शहरी औरतें होती ही ऐसी है। वो तो कुंवर सा को इसने अपने जाल में फंसा लिया, वरना उनके लिए तो एक से बढ़कर एक दुल्हन मिल जाती राजघराने में। और क्या, सबके सब जान छिड़कती है उन पर। इसे तो कोई मान मर्यादा की समझ ही नहीं है। मालकिन, गुस्सा मत कीजिए। लगता है निकिता दीदी को वहम हुआ है। अंधेरे के कारण इस तरह के वहम हो जाते हैं। मैं इनको समझा दूंगी। ठीक है, तुम इसे समझा दो। भूले नहीं कि हम कौन हैं। आइंदा ऐसी हिमाकत हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी मालकिन। ये आप क्या कह रही हो बहुरानी? रानी माँ के खिलाफ ऊंचा बोलने की हिम्मत तो प्रतीक और पीयूष भैया ने भी नहीं की है, और आप? पर मैं सच बोल रही थी रचना। पानी में सचमुच। हम लोग बरसों से इस कुएं का इस्तेमाल करते आए हैं बहुरानी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर कुछ नहीं बहुरानी। ये खानदान अपने रस्मों रिवाजों और परंपराओं को लेकर बहुत सख्त है। आप अगर इस पर सवाल उठाओगी तो इसे अपमान समझा जाएगा। इसलिए आपको ये रस्में तो पूरी करनी ही पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। आप बहुत थक गई है बहुरानी। चलिए हवेली चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए। निकिता लौटकर हवेली आ तो गई थी, पर अपने दिमाग से वो बात नहीं निकल रही थी। क्या सचमुच जो कुछ भी हुआ था वो मेरा वहम था? पर मैंने सब अपनी आंखों से देखा था। वो मेरा वहम कैसे हो सकता है? मैं कहीं पीयूष की पहली बीवी की तरह पागल ना हो जाऊं। मुझे पीयूष से मिलकर सब कुछ बताना ही होगा। अब वही अपने परिवार को समझा सकता है। मुझे यकीन है कि वो मुझे इन अजीबोगरीब रस्मों से बचा लेगा। पर जैसे ही बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला, सामने सुमित्रा खड़ी थी। मम्मी जी, कहाँ जा रही थी तुम? कहीं तुम पीयूष से मिलने तो नहीं जा रही थी? वो मैं आपसे मिलने आ रही थी। मुझसे मिलने? पर क्यों? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मम्मी जी। मैंने ऊंची आवाज में आपसे बात की। मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत डर गई थी। देखो बहुरानी, जो प्रथाएं तुम आज निभा रही हो वो मैंने और प्रतीक की पत्नी ने भी उसे निभाया है। शुरू में मुझे भी डर लगता था, पर देखो वक्त के साथ सब ठीक हो गया। तुम्हें भी आदत हो जाएगी। ऐसी जानलेवा कोई प्रथा होती है क्या? पानी दिखाने के बहाने मुझे कुएं में धक्का दे दिया, और कुएं के अंदर जो कुछ भी मेरे साथ हुआ
वो क्या था? बहुत अजीब है इनकी प्रथाएं, लेकिन मैं इन्हें शक नहीं होने दे सकती। मैं कुछ भी कहूंगी तो ये लोग मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे। आप सही कह रही है मम्मी जी। मैं वादा करती हूँ आगे आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। सारे रस्में अच्छे से निभाने की कोशिश करूंगी। मुझे अच्छा लगा बहू रानी, तुमने मेरी बातों को समझा। मैं भी तो बस यही चाहती थी कि तुम सारी रस्में दिल से करो। अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। ठीक है बहू रानी, दूध पी लेना, मैं चलती हूँ। जी मम्मी जी। ओ गॉड, बचा लिया आपने। मैंने तो ये सोचा था जैसे और हिंदू फैमिली में रस्में होती है वैसे ही इनके रस्में भी होगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। निकी को पछतावा हो रहा था टिकमगढ़ आने का। काश मैं यहाँ नहीं आई होती तो कितना अच्छा होता। मैं अब और नहीं इंतजार कर सकती। इन लोगों की दूसरी रस्म शुरू हो जाए और मेरी जान खतरे में पड़ जाए, उससे पहले मुझे पीयूष से बात करनी होगी। निक्की ने दरवाजा खोला तो देखा चौकीदार वहां नहीं था। मौका देखकर वो कमरे से बाहर निकलकर पीयूष को ढूंढने लगी। कहाँ हो तुम पीयूष? तभी अचानक किसी के कदमों की आहट ने उसके चेहरे का रंग उड़ा दिया। लगता है कोई आ रहा है। ओह, ये तो भाभी है। अच्छा हुआ इन्होंने मुझे नहीं देखा, वरना गड़बड़ हो जाती। थैंक गॉड आपने मेरी सुन ली। आखिर तुम मुझे मिल ही गए पीयूष। अब तुम ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हो। पीयूष, निकी तक? मेरा मतलब निकी तुम यहाँ? निकिता मैं तुम्हारे घर वालों के लिए हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं सिर्फ तुम्हारी निकी हूँ। वहाँ सब ठीक है, पहले तुम बताओ, रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? पीयूष, तुम्हारे पुश्तैनी हवेली के पास जो कुआं है, आज मैं उसमें मरते मरते बची हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? निक्की ने अपने दिल का हाल पीयूष को बयां किया। उस कुएं में पानी की जगह खून था। और ऐसी खतरनाक रस्म रखने का क्या मतलब है? 21वीं सदी में भी ऐसे रूढ़िवादी सोच के लोग होते हैं क्या? निकी, तुम जो कह रही हो वो मुमकिन नहीं है। कुएं में खून? ये तो हो ही नहीं सकता। तुम मेरी बात का यकीन करो पीयूष, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने जो देखा वही तुमसे कहा। तुम्हें अपने घर की सभी रस्मों के बारे में पता था ना पीयूष? फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने कोशिश की थी, पर तुम्हें ही यहाँ आने का मन था। तुमने ही तो जिद की थी यहाँ रहने की। तुम्हें ही शौक था इन रस्मों को निभाने का। उस वक्त मुझे पता नहीं था पीयूष कि तुम्हारे घर की परंपराएं इतनी अजीब और डरावनी है। अब मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझे यहाँ से ले चलो। अब ऐसा नहीं हो सकता निकी, तुम्हें ये सारी रस्में निभानी पड़ेगी। इसका मतलब तुम्हें मुझे मेरी जान खतरे में डालना मंजूर है, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ जाना नहीं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। तुम्हारे बार बार पूछने से मेरा जवाब नहीं बदल जाएगा। तो ठीक है पीयूष, तुम अपने परिवार का साथ दो। अब जो करना है मैं खुद अकेले ही करूंगी। पीयूष की बातों से आहत होकर निक्की वापस अपने कमरे में चली गई। उसे पीयूष की बेपरवाही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीऊं या मरूं। पीयूष यहाँ आने के बाद से कितना बदल गया है। सोचा था मेरी शादी एक शाही परिवार में हुई है, मैं ठाट बाट से एक रानी की तरह रहूंगी, लेकिन यहाँ तो कैद हो गई हूँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन अनाथालय में कैद हो गई थी। बचपन की यादों में खोई हुई निक्की वो मनहूस दिन याद कर रही थी जब वो अनाथ हुई थी। अब गेम खेलना बंद करो बेटा, रात हो रही है। चलो घर के अंदर चलो। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, तुम्हें सुबह स्कूल जाने के लिए भी जल्दी उठना है ना। थोड़ी देर मेरे साथ खेलिए ना पप्पा मम्मी प्लीज। निक्की, ये गलत बात है बेटा। अच्छे बच्चे अपने पेरेंट्स की बातें मानते हैं। जाओ घर के अंदर। बचपन से ही निक्की अन्य बच्चों से ज्यादा जिद्दी और गुस्सैल थी। वो हमेशा अपने ही धुन में रहती थी। आप दोनों बहुत बुरे हो मम्मी पापा, आपने मेरी बात नहीं सुनी। निक्की टेरेस पर जहाँ बैठी थी वहाँ बिजली का तार था जो निक्की के बिल्कुल पास था।
उसके माता पिता इस दृश्य को देखकर डरे हुए थे। निक्की बेटा वहाँ से हटो, बिजली का तार है। बेटा तुम्हें करंट लग जाएगा, मेरे पास आओ निक्की। मुझे आपसे बात नहीं करनी, छोड़िए मेरा हाथ। निक्की के जोर से हाथ झटकने के कारण उसके माता पिता अनबैलेंस हो गए और उनका हाथ बिजली के तार से जा टकराया। मम्मी, पापा। निक्की की चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग उसके छत आ गए थे। जब तक डॉक्टर्स वहां पहुंचे काफी देर हो चुकी थी। पड़ोसियों ने निक्की को अनाथाश्रम वाले के हवाले कर दिया, पर निक्की जाने को तैयार नहीं थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे अपने घर में ही रहना है। हमारे साथ चलो बेटा, वहाँ तुम्हें तुम्हारे जैसे बहुत से दोस्त मिलेंगे। निक्की अब दुनिया में अकेली रह गई थी, अनजाने में ही सही, पर उसके हाथों अपराध हो गया था। उस वक्त मैं बेबस और लाचार थी, लेकिन अब मैं अपने आप को हालात के हवाले नहीं करूंगी। अगर पीयूष मेरी मदद नहीं करना चाहता तो ठीक है, मैं खुद ही यहाँ से निकलने का कोई तरीका निकालूंगी। अगर अपनी जान मुझे बचानी है तो यहाँ से निकलना ही होगा। यहाँ से निकलने का कोई खुफिया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हवेली का पिछला भाग, यहाँ काफी शांति दिख रही है और कोई पहरेदार भी नहीं नजर आ रहा। मुझे इसी रास्ते से बाहर निकलना चाहिए। आज मैं इस हवेली से आजाद हो जाऊंगी। क्या निक्की हवेली से बचकर निकल पाएगी? आगे क्या होगा निक्की के साथ? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड और करें चैनल को सब्सक्राइब।